अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आज याना मीर ने। सब याना को जानते हैं, याना के शोज भी हम देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया याना कि आज आप आई हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरज़ू, बहुत टाइम के बाद आपके शो पे आने में अच्छा लग रहा है। आई बहुत एम शुक्रिया। एक्साइटेड टू नो कि आज का आपका टॉपिक क्या रहेगा? हम आज बात करेंगे जरा ये अब्दुल रज़ाक पे, जो उन्होंने कमेंट किया है, जो क्रिकेटर हमारे हैं, उन्होंने ऐश्वर्या राय पे कमेंट किया है। लेकिन जैसे कि आप भी हैं और मैं भी, हम लोग सभी जो हैं एज अ फीमेल, मुझे बहुत बुरा लगा सुनकर। यकीनन हम लोग जो हैं बाहर निकलते हैं, काम करते हैं और अपनी अपनी फील्ड में कोई कहीं पर भी हो, किसी भी फीमेल के लिए इस तरह के वर्ड्स जो यूज किए गए, उस पे पाकिस्तान में भी काफी गुस्सा है। आप किस तरह देखती हैं उनके इस कमेंट को? आपके ख्याल से क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है टीम, या किस वजह से ऐसी बात की गई? ऑनेस्टली इसमें कोई वजह मैं ढूँढ ही नहीं पाई। मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए, मैंने भी इस पे एक शो किया था एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसी बात इन्होंने क्यों की? क्यों इनके मुँह से ऐसी बात निकली? आई थिंक इट इज़ सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम आरज़ू। क्योंकि ऐसे धड़ल्ले से किसी का नाम ले लेना, फिर उसको इस तरह उसकी तौहीन करना, आई मीन कनेक्शन ही क्या है? जो वो कह रहे हैं ऐश्वर्या राय के बारे में उससे और वो जो इरादे की बात कर रहे थे, उन दोनों चीज़ों में कनेक्शन ही क्या है? वो कह रहे थे कि पीसीबी का इरादा नहीं है, कोचिंग देने की, टीम को अच्छी कोचिंग देने की। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही हूँ कि ऐश्वर्या राय का कनेक्शन क्या है? और अगर राय का नाम भी ले लिया तो उनसे निकली हुई औलाद की भी बेइज्जती की। मतलब एक छोटी-सी बच्ची आराध्या बच्चन, मतलब अगर आप उसकी बातें सुनोगे, वो सबका दिल जीतती है अपनी बातों से। पहली अपनी स्पीच में उसने अपनी माँ को इज़्ज़त बख्शी, अपनी जन्म देने वाली माँ को। इतनी छोटी-सी बच्ची को देखो वो समझ कितनी है। एंड जिस तरह वो एक उसका ना सभ्य तरीका है, अ, बेसिकली वो लोगों का दिल जीतती है। जब भी लोग उसकी तस्वीरें देखते हैं, खास करके अपनी माँ के साथ जब वो कहीं जाती है, तो वो इतनी नेक और प्यारी बच्ची है। तो सेइंग कि मैंने अगर ऐश्वर्या राय से शादी की तो मुझे नेक बच्ची नहीं होगी, इसका कोई सेंस ही नहीं लगा मुझे और कोई कनेक्शन ही नहीं लगा उस बात से जो वो कह रहे थे। जी। और फिर उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन कहा ये कि गया कि जी शाहिद आफरीदी ने उनसे कहा था माफी मांगने को। मगर शाहिद आफरीदी तो उस दिन बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, हंस रहे थे। तो आपके ख्याल से क्या इस माफी का कोई मतलब बनता है? शाहिद अफरीदी ने माफी मांगने को, वही तो बात आप देखिए ना, सारे के सारे जो उस मंच पे उस दिन मौजूद थे, सारे के सारे हिपोक्रिट्स हैं। तो पहले तो शाहिद अफरीदी, मैंने जहां तक देखा, वो पहले वो शख्स थे जिन्होंने क्लैप की, फिर पूरे ऑडियंस ने क्लैप की। आपको पता है, शाहिद अफरीदी पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अब्दुल रज़ाक ने पहले भी एक महिला को इसी तरह से एक महिला की तौहीन की थी और वो थी आप ही की वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार। एक शो पर बैठ के इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, एक टीवी शो पे थे वो और लोगों के लाइव ऑडियंस थी, लाइव ऑडियंस के सामने निदा डार से कह दिया कि ये तो कितनी मर्दानी पर्सनालिटी है इनकी, बाल इतने छोटे हैं, त्वचा तो लड़कियों जैसी है ही नहीं, इनसे अगर हाथ मिलाओ तो लगता भी नहीं है कि लड़की से हाथ मिला रहे हैं। और कहते गए, मतलब ऐसे होता है ना, एक होता है स्लिप ऑफ टंग, एक होता है कि आपको ब्रेक्स लगाने ही नहीं आते कि आप क्या बोलते जा रहे हो। फिर कहते हैं कि औरतें ऐसी होती हैं, इनको हमेशा मर्दों के साथ कंपटीशन करना होता है, चाहे जब उनको पता भी है कि ये मर्दों जितनी अच्छी नहीं हो सकती। फिर ऐसी चीजें ना, इनका तो शादी से अब मन ही उड़ गया, इनको तो शादी नहीं करनी है आजकल, सिर्फ सक्सेस के पीछे लगी हुई है। इस तरह की बातें ये निदा डार के बारे में करते गए करते गए करते गए और तब भी इन्होंने माफी मांगी थी और आज भी इन्होंने यही किया। तो मतलब हर बार आप वही गलती करके माफी मांगोगे, इसका कोई सेंस तो है नहीं। ऐसी माफी का, चाहे आपको शाहिद अफरीदी ने कहा या किसी ने कहा, अगर आपने माफी मांगी इसका कोई सेंस नहीं। और ईगो तो देखो बंदे का, इनडायरेक्टली इस तरह बोलना कि शाहिद अफरीदी की वजह से मैंने माफी माफी मांगी, इनडायरेक्टली ये वही बोल रहा है ना कि मुझे माफी नहीं मांगनी थी, बिकॉज आई डोंट थिंक आई सेड एनीथिंग रॉन्ग। वो तो शाहिद अफरीदी ने बोला तब मैंने माफी मांगी। तो ये अजीब सी चीज है। और दूसरी, शाहिद अफरीदी की जहां तक हम बात करें, वो भी कम हिपोक्रेट इंसान नहीं है जब व्हेन इट कम्स टू विमेन। उनकी अपनी माशाल्लाह 5 बेटियां हैं, ठीक है ना, 5 लक्ष्मी का रूप बोलते हैं ना, वो उनके घर में मौजूद है। खुद तो इतने बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बनने देंगे क्योंकि ये इस्लामी मजहब के खिलाफ है। मुझे नहीं पता कि इस्लामी मजहब में कहाँ लिखा है कि भाई औरतें स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं बन सकती। तो एक खुद एक वो तो स्टार प्लस ड्रामा देख रही थी कोई उनकी बेटी, तो उसपे वो टीवी भी तोड़ चुके हैं।
वो भी एक हाँ, इतना तो पहुंचता देखिए, होगा। तो आप सोचिए ना, तो ऐसे बंदे से क्या आप उम्मीद रखेंगी कि वो क्लैप नहीं करेगा ऐसे स्टेटमेंट पे? जी। बिल्कुल, लेकिन याना अगर हम बात करें थोड़ा-सा इससे हटकर और इज़राइल और हमास की, तो बहुत से लोग ऐसे, बहुत सी वीडियोज़ ऐसी भी आई जिसमें इंडियन मुस्लिम्स कह रहे हैं कि जी हम गज़ा जाना चाहते हैं, हम वहाँ लड़ना चाहते हैं, और कुछ एक आध फीमेल जो थी वो कह रही थी हमें वीज़ा नहीं मिला, हम भी जाना चाह रहे थे। ये सब क्या है? मतलब हम समझ रहे थे कि शायद इस किस्म के लोग सिर्फ़ पाकिस्तान में है, लेकिन भारत में भी इस तरह की वीडियोज़ आ रही हैं। आपके ख़्याल से वहाँ पर भी इसी तरह की सोच है? हाँ, एक तबका है जो चाहता है कि हम जाके गाज़ा में लोगों के लिए लड़ें। आई विल टेल यू, एक तबका है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वो ऐसे क्यों करते हैं। जहाँ रह रहे हैं, वहाँ के लोगों का दिल जीतें, वहाँ के लोगों को अपना भाई-बहन कहें, वहाँ के लोग जिस धरती पे वो रह रहे हैं, उसकी सेवा करें, देश की सेवा करें। क्यों सोच रहे हैं कि कहीं और, हाँ, लेकिन ठीक है, इस बात की हमें मतलब हम इस बात को अहमियत देते हैं कि गाज़ा में जो हो रहा है, गलत हो रहा है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। तो मासूम सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। ज़रूरी है हमास को टक्कर देना, ज़रूरी है हमास को खत्म करना, लेकिन वो कोलैटरल डैमेज भी हो रहा है, जिसके लिए हम सब देखिए, भारत ने, इतनी बड़ी कंट्री ने, इतनी बड़ी सुपर ग्लोबल सुपर पावर भारत ने जब कह दिया है कि हम भई नहीं एक्सेप्ट करते कि इज़राइली सेटलमेंट्स वहाँ पर फ़लस्तीन में हो। फ़लस्तीन की जितनी जगह है वो फ़लस्तीनियों के लिए है, और इज़राइल और फ़लस्तीन को वहाँ साथ में राज़ी-खुशी रहना है। और फ़लस्तीनियों की लैंड पे हम इज़राइल की सेटलमेंट्स नहीं एक्सेप्ट करते। ये तो खुले शब्दों में भारत ने कहा कि एक तो हम इज़राइल पे अटैक्स नहीं एक्सेप्ट करते, जो हमास ने पहले शुरू किए। मासूम इज़राइलियों पे जो उनको किडनैप किया, जो उनकी औरतों के साथ अज़मत रेज़ी की, ये तो हम पहली चीज़ हम ये नहीं, इसीलिए तो वो जॉर्डन एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा, भारत ने कहा कि पहले इसमें ये पैराग्राफ इंक्लूड करो कि हमास ने पहल की थी, तब हम इसको साइन करेंगे। हुँ। वहाँ भी एक फेयर स्टैंड लिया इंडिया ने, और यहाँ भी एक फेयर स्टैंड लिया कि फ़लस्तीनी जो औरतें, बच्चे, मासूम लोग जो मारे जा रहे हैं, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब उनकी कंट्री कर रही है जो करना है, तो इनको क्या ज़रूरत है ये बोलने की कि हम भी गाज़ा जाकर लड़ेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सीधे-सीधे कह रही है कि फ़लस्तीनियों के लिए हमारे मन में भावना है, तो आपको क्या ज़रूरत है इस तरह की अ, मतलब इस तरह की एक्टिंग करने की? मुझे समझ नहीं आ रहा। तो जी। गवर्नमेंट भेज क्यों नहीं देती? अगर ये लोग इतना ही जाना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको भेज दे, अच्छा है, सफाया भी हो जाएगा और साथ इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। अ, अब भेजती क्यों नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती, गवर्नमेंट को और भी बहुत काम है। जहाँ पे भेजना चाहिए, हज पे भेजना चाहिए, वहाँ तो भेजती है ना। तो अब ऐसी जगहों पे क्यों नहीं, इनफैक्ट वहां से तो गवर्नमेंट इवैक्यूएट कर रही है इंडियन सिटीजन्स को। मुझे बहुत गर्व है ये बोलने में कि वहां पर एक कश्मीरी महिला भी फंसी थी। तो उसको ना गाजा में जाने का मौका, उसको गाजा से एग्जिट करने का मौका नहीं मिल रहा था, ना इजिप्ट में जाने का मौका मिल रहा था, और ना कहीं और। तो मैंने भी उनकी बात उठाई थी ट्विटर पे कि प्लीज अगर हो सके तो इनको रेस्क्यू किया जाए। और उनका नाम मिसेस शाबू था, लुब्ना नज़ीर शाबू, उनको रेस्क्यू किया गया और उनको वापस भारत लाया गया। और इस बात से मुझे बहुत गर्व है कि इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट तो वहां से लोगों को रेस्क्यू कर रही है, फिर थोड़ी ना यहाँ से लोगों को वहां जाने देगी मरने के लिए। बिल्कुल ऐसे, लेकिन आपने जैसे कश्मीर की बात की है तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कल यानी 1 दिन पहले ही जो है वो हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब ने बताया कि जी वो एक डोज़ियर तैयार किया गया है जिसमें ये यूएन में यकीनन लेके जाएँगे, और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ भारत में रहती हैं, उन पे बड़ा ज़ुल्म हो रहा है। उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, और ये सब कहानियाँ, ये सब कुछ उस डोज़ियर में होगा, वो लेकर जाएँगे। आपके ख़्याल से वाक़ई ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है? तो डॉजियर लेके जाएँ या कटोरा लेके जाएँ, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज़ की बात करते हो, तो मैं एक चीज़, मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूँगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी-छोटी बुलिंग ज़रूर हो रही है हुँ। मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक
एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या है उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और मैं शुक्रगुजार हूं मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग सहनी पड़ रही थी। उनको बार बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलीजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई बहनों पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्जाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया। इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई बहनों को बचा लेंगे इस्लाम से। तो ये जो है ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन बेशक उससे ताल्लुक हो, लेकिन ये तो बहुत लोग पहनते हैं। मेरे फैमिली में बिल्कुल बहुत लोग साड़ी पहनते हैं। बिल्कुल मैंने अपनी दादी को यानी अपनी ग्रैंड मदर को कभी देखा ही नहीं शलवार कमीज में, हमेशा जी। साड़ी ही पहनी होती थी। तो उसको उसके साथ जोड़ना जो है कि जी तभी आपको समझा जाएगा कि आप कंट्री के साथ हैं वरना नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, बिकॉज देखिए ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब एक किसी बोरी मुस्लिम उसमें गए थे ग्रुप में, तो वहां उनको बहुत इज्जत मिली, कुछ साल पहले की बात है ये। तो वहां पे जो उनका सदर था उसने क्या किया, मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की जो मुसलमानों की टोपी होती। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोदी जी की इवन एज अ मुस्लिम, कि उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोपी हाथ में ली लेकिन पहनी नहीं। देखिए ये अपने ऊपर होता है, मुझे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है ये मेरे ऊपर है, मुझे बिंदी लगानी है नहीं लगानी है ये मेरे ऊपर है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होना चाहिए ना मुझे मुसलमानों को प्रूव करना है कि भाई मैं मुस्लिम हूं इसलिए मैं हिजाब लगा के आपको प्रूव करूंगी कि मैं मुस्लिम हूं, ना मुझे हिंदुओं को प्रूव करना है कि मैं बिंदी लगाकर प्रूव करूंगी कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूं। तो ये एक फ्रीडम है जो एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। आप अपने शौक से बिंदी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शौक से हिजाब भी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि जब तक एज अ मुस्लिम लड़की आप बिंदी नहीं लगाओगे, साड़ी नहीं पहनोगे, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये चीज जो है, जब तक आप नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगे हम आप पे यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनोगे हम यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये जो है ये रेडिकलिज्म थोड़ी सी बढ़ चुकी है माइंडसेट में, तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, वरना ये चीज बढ़ती जाएगी अगर अभी फौरन बिल्कुल नहीं इसको रोका। लेकिन इसमें बिल्कुल। सिर्फ एक सिंपल एक यूट्यूब चैनल सिर्फ आप समझती हैं कि जिम्मेदार है, या जो लोग वहां रह रहे हैं भारत में उनकी भी सोच ऐसी ही है? देखिए ये बात भी सच है, मैं बता दूं कि कई मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, कई अन्य देशों में भी इस्लाम को छोड़ के वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो अगेन मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ उस यूट्यूब चैनल का कमाल था ये कि उसी की वजह से हो रहा है। इट इज वन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटर्स डेफिनेटली। एंड जैसे मैंने कहा ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंस किया कि इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उन्होंने तब का तब उन्होंने ये नहीं परवाह की कि इसकी वजह से किसको चोट किसको ठेस पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने तब का तब उसको बैन कर दिया उस चैनल को। और मैं बहुत शुक्रगुजार कि ऐसे बोल्ड डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है, और बहुत हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट अपीजमेंट में यकीन नहीं रखती। यहाँ पे उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस चीज में, और मैं शुक्रगुजार। लेकिन हाँ ये ट्रेंड की वजह से ना आरजू की एक्स मुस्लिम्स कई लोग बनते जा रहे हैं, और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उनकी अपनी सोच है। हर किसी को रिस्पेक्ट, हर किसी की रिलीजियस वैल्यूज को आपको रिस्पेक्ट करना है, इवन वो एथियस्ट है उसको भी रिस्पेक्ट करना। मगर ये मत कहो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है।
क्या पता उसको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उस एक्स मुस्लिम को नहीं पता, या कभी उसने सीखा नहीं, या या कभी उसको उसने पढ़ा पसंद नहीं। है, या किसी को पसंद है, हाँ, जाहिर है कि हाँ, हो सकता है। जाहिर है, एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंट्री की मर्यादा नहीं पार कर रहे हो, तोड़ रहे हो, आप गरिमा में रह के अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो, ये नहीं कि जोर जोर से लाउड स्पीकर चला रहे हो। अगर देखिए, उस जमाने में जब एप्स नहीं होते थे, ठीक है ना, लोगों को पता नहीं चलता था कि मगरिब का टाइम हो गया या नहीं, इशा का टाइम हो गया या नहीं, तब भी लाउड स्पीकर नहीं यूज किए जाते थे। तब क्या इमाम इमाम बिलाल ने जब पहली बार अजान दी थी तो क्या उन्होंने लाउड स्पीकर यूज किया? तो आज आपको क्या जरूरत है, जब आपके पास ऐप है, आपको पता है कि असर का क्या टाइम है, ईशा की नमाज कितने बजे है, आप बेशक टाइम देख के चले जाओ मस्जिद में। पूरी सोसाइटी को तंग करने की क्या जरूरत है? ठीक उसी तरह आप दिवाली के पटाखे भी आप सोच समझ के दिवाली मनाओ। आप ऐसे वो मैं अभी लाइट वाले इधर ही आने लगी थी, मैं हाँ, अभी मैंने कहा लाइट पिछले वाले दिनों बहुत हो रहा था, तो मैंने कहा या तो आपका अकाउंट हैक हो गया कि हुआ क्या याना को। नहीं, लेकिन याना, नहीं, मैं अब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपके ख्याल से सिर्फ पटाखों से ही सब कुछ एनवायरनमेंट खराब होती है? ऐसे तो लोग, नहीं, गाड़ियां भी हैं, एसी भी है, बहुत नहीं। कुछ है। जी। देखिए, ट्वीट में आप लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स लिख सकते हो, और इतना सब मैं कहाँ एक्सप्लेन करूं। पॉइंट ये था कि जब दिल्ली में ऑलरेडी पराली बर्निंग की वजह से 499 AQI हो चुका था, इसीलिए मैंने खास नोएडा वालों को बोला कि यहाँ पर आप 12 घंटे कैसे पटाखे जला सकते हो, 12 घंटे नॉन स्टॉप। वो मेरा सवाल था कि जब ऑलरेडी पराली की वजह से, और उसमें तो नोएडा वालों की गलती नहीं, ना दिल्ली वालों की गलती, आसपास के खेतों की वजह से ऑलरेडी यहाँ रहने वाले सफर कर रहे हैं। तो जब आप ऑलरेडी सफर कर रहे हो, उसके ऊपर आप ये कैसे कर सकते हो? वो मेरा सवाल था। एंड मगर आप जो भी उसे मैंने गजा से मिला रही थी ना, गजा के साथ क्या उसका कंपैरिजन है, जब उसको गजा के साथ आपने मिला दिया? कंपैरिजन, अगर आप यहाँ होती तो शायद आपको पता होता, क्योंकि बिना यहाँ आए बिकॉज देखिए आरजू, मैं इंडिया में अन्य जगहों में रह चुकी हूँ, मुंबई में भी रह चुकी हूँ। इस लेवल की जो दिवाली इन्होंने यहाँ पटाखे उड़ाए हैं, मैंने कहीं नहीं देखा इंडिया में। इसलिए मैं खुद शॉक हो गई कि ये ऐसे भी करते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, या आम आदमी पार्टी को डिफाई करने के लिए, या जो भी करने के लिए आपने एक अपना स्टैंड रखने के लिए दिवाली मनाई। ठीक है, अच्छा है, मनाई। आप, मैं वही कह रही हूँ, जब आपको पता है कि आप ऐसे जोन में हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री, उसमें दिल्ली फर्स्ट मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, जब आपको पता, और इसमें दिल्ली वासियों की गलती भी नहीं है, जब आपको पता है आप ऐसे सिचुएशन में हो, तो आपको तो इस तरह से दिवाली मनानी चाहिए जिससे पोल्यूशन नहीं खराब हो, और ज्यादा मजीद और खराब ना हो। ये इनको करना चाहिए था। तो दिवाली ऐसे भी मनाई जाती है, एक वो फुलझड़ी आती है जिसमें सिर्फ लाइट आती है, और कई फैमिलीज ने ये किया, कई बच्चों ने, मैंने देखा ये किया। लेकिन ये जो शोर हो रहा था, ये सोसाइटीज के बाहर रस्तों पे हो रहा था। जिनको फुलझड़ी में मैंने तो सुना है, और चीज होती है, ये तो पटाखे चला रहे थे, ये तो क्रैकर्स थे। फुलझड़ी तो और हाँ, चीज होती है। हाँ, हाँ, फुलझड़ी तो फैमिलीज वही कर रही थी, बेचारी हाँ। फैमिलीज अच्छे से सेलिब्रेट कर रही थी, दिए लगा रही थी, ये वो, दिस आर ऑल। मगर जो रास्तों पे हो रहा था, आप सोचिए 12 घंटे अगर किसी ने पटाखे जलाए, तो इन्होंने थोड़ी ये पटाखे अपने पैसों से खरीदे होंगे, इनको बांटे गए थे। इनको बांटे गए थे बकायदा कि आप सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करो और पटाखे जलाओ, और किसी और पॉलिटिकल पार्टी की भी मुखालफत करके दिखाओ। और ये पहले मैंने यकीन नहीं किया कि ये बांटिए, नोएडा वाले मुझे बोल रहे हैं सिविलियंस, हमें लगता है कि किसी ने इनको बांटे, ये जो बाहर जो ये पटाखे उड़ा रहे हैं, इनको बांटे गए हैं। कहाँ से बांटे गए हैं? यूपी हरियाणा से बांटे गए होंगे, क्योंकि दिल्ली में तो बैन है। ये नोएडा वालों की बातें हैं। तो अब मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, मैं कहा कौन बांटेगा, क्यों, दिल्ली हरियाणा तो बीजेपी का स्टेट, क्यों बांटेंगे? फिर बीजेपी के एक जनाबे आला हैं कपिल मिश्रा जी, उनका सीधे स्टेटमेंट आ जाता है, बोलते हैं आई एम वेरी प्राउड, मुझे गर्व है दिल्ली वासियों पे कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की मुखालफत की और पटाखे जलाए। तब मैं समझ गई कि जो लोग जो अनुमान निकाल रहे हैं वो सही था, जो लोग खुद कह रहे हैं वो सही था। एनीवे, चलिए, अब ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा, मेरे ट्वीट करने से क्या हो जाता है, लोग तो सब देख रहे हैं, ठीक है ना, मेरे ट्वीट करने मगर से। कोर्ट कोई एक्शन नहीं लेगी कि उसका फैसला जो था या उन्होंने जो कहा था उसको फॉलो नहीं किया गया? आई डोंट नो कि कोर्ट क्या, मैं, हमने तो ये भी देखा, यहाँ के रहने वालों ने ये भी देखा कि 10 बजे तक पुलिस आ गई थी उनको रोकने के लिए। हमने पुलिस की सीटियां सुनी, पुलिस की सायरन, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो फिर भी 1 बजे तक उन्होंने लगातार 10 से 1, मतलब पुलिस के आने के बाद भी 3 घंटे और उन्होंने पटाखे जलाए। तो ये एक लॉलेसनेस हो गई है।
और इस लॉलेसनेस को कोई भी नेशनलिस्ट टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि मर्यादा के को पार करना ये तो इवन सनातन धर्म के भी खिलाफ है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के भी खिलाफ है, और कोई भी नेशनलिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी बिल्कुल खैर बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ख्याल करना चाहिए लोगों को, और ख़ास तौर पे जब कोर्ट ने कह दिया, क्योंकि मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया याना कि आज आप आई हैं, बहुत आपका बिज़ी शेड्यूल है, हम आपके शोज़ भी देखते रहते हैं एंड गुड लक फॉर दैट कि हम आपको आगे भी थैंक देखें, यू। और स्पेशली जो आपने सलमान खान के साथ अपनी एक पिक्चर लगाई थी, तो मैंने भी बड़ी मेहनत से एक तैयारी की है, अपने भी एक थंबनेल ऐसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मैं टाइगर 2 की बात करूँ और सलमान खान मुझे देख रहा हो, तो मैं भी वो लगाऊँगी जल्दी। ऑल द बेस्ट। थैंक इंशाल्लाह यू। एक दिन सलमान खान खुद हम दोनों के सामने प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच कि आज आपने जॉइन थैंक किया। यू। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। बाय। अल्लाह हाफिज। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।